प्यारे छात्रों, आज जिस विषय पर मैं चर्चा करूंगा वो यूरोप के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, पुनर्जागरण आंदोलन। और ये बीए 5th सेमेस्टर में विश्व का इतिहास 1453 से लेकर 1688 यानी कुस्तुनतुनिया के पतन से लेकर और इंग्लैंड में जो गौरवशाली क्रांति हुई थी वहाँ तक ये पाठ्यक्रम बीए 5th सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र का है। तो इसी प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत ये शीर्षक है पुनर्जागरण आंदोलन। और पहले भी मैं इस विषय पर 1-2 पीपीटी साझा कर चुका हूँ, लेकिन आज विस्तार से हम पुनर्जागरण आंदोलन के बारे में बात करेंगे। यदि हम पुनर्जागरण को व्याख्यायित करने की कोशिश करें तो ऐसा भान पड़ता है कि पुनर्जागरण यानी जिसे रेनेसां कहा गया, और इससे ये पता चलता है कि कोई समाज था जो किन्हीं कारणों से सुषुप्तावस्था में चला गया था। अचानक उस समाज के अंदर कुछ इस तरीके के परिवर्तन, बौद्धिक परिवर्तन हुए, जिस कारण से वो समाज सुषुप्तावस्था से जागृत अवस्था में आ गया। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो समय कब था जब वो निष्क्रिय अवस्था में चला गया था। और निश्चित तौर पर यह यूरोप का मध्ययुगीन समाज था। यूरोप का मध्ययुग जाना जाता था धर्म आधारित विषयों को लेकर। चर्च का नियंत्रण पूरे ईसाई जगत के मानवों पर जन्म से लेकर मृत्यु तक होता था, और उन्हें ईसाई धर्म के बहुत सारे संस्कारों का पालन करना पड़ता था, जिन्हें 7 सैक्रामेंट कहा गया। 7 प्रकार के संस्कार थे, और जिनमें 2-3 संस्कार बड़े महत्वपूर्ण थे। बपतिस्मा, जिसे बैप्टिज्म कहा गया, होली ऑर्डर और होली यूखारिस्ट। और इस तरीके के संस्कारों को निष्पादित करने के निमित्त जो यूरोप के गांव-गांव तक फैले हुए जो पादरी थे, जो कार्डिनल थे, बिशप, आर्क बिशप, इन सबको धन की प्राप्ति होती थी। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस रोमन कैथोलिक धर्म के अंदर जो प्रभाव मध्ययुग में यूरोप के समाज पर था, वो धीरे धीरे जब आधुनिक युग की तरफ ये समाज आता है तो किस तरीके के परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। और वो जो मानव मध्ययुगीन था वो धर्म केंद्रित था। जब हम पुनर्जागरण की बात करते हैं तो वो धर्म केंद्रित से हटकर वो मानव केंद्रित होने लगा। तो पुनर्जागरण को हम इस हिसाब से भी सोच सकते हैं कि वो धर्म का जो विषय था, जो धर्म केंद्रित चीज़ें थी, वहाँ से हटकर वो मानव केंद्रित होने लगी। तो इसको जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये मानव केंद्रित होने लगा, और ये मानव केंद्रित होने लगा तो ये किन चीज़ों में परिलक्षित होता है। यदि हम पुनर्जागरण की बात करें तो पुनर्जागरण मनुष्य की जो बौद्धिक और कलात्मक क्षमता के जो उल्लेखनीय विकास है उसको व्यक्त करता है, और जो यूरोप को मध्य युग से आधुनिक युग की दहलीज तक पहुंचाने में जो सहयोगी रहा। पुनर्जागरण यूरोपीय इतिहास के अत्यंत महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक है, अगर आप इसको बहुत सिलसिलेवार इसको देखें। और पुनर्जागरण को हम 2 रूपों में देख सकते हैं। सबसे पहले ये कि यह प्राचीन ज्ञान पर आधारित पुनरुत्थान का काल था। अब प्राचीन ज्ञान ये जो क्लासिकल ज्ञान था, और वो क्लासिकल ज्ञान निश्चित तौर पर ग्रीक एवं जो रोमन लिटरेचर था उसमें सन्निहित था। इस काल में न केवल पुरातन यूनानी एवं रोमन किताबों बल्कि पुरातन यूनानी एवं रोमन विचारों, कलाओं, राजनीति, कानूनों तथा मूल्यों का भी पुनर्जन्म हुआ। और दूसरा दृष्टिकोण यह है कि यह काल नवीनताओं का युग था, जिसमें बहुत अधिक नए ज्ञान का जन्म हुआ जो आगे चलकर आधुनिक विचारधारा का आधार बनता है, जिसका प्रसार छापेखाने जैसे माध्यम से हुआ। और सर्वप्रथम जो पुनर्जागरण ने कला, साहित्य, विज्ञान, दर्शनशास्त्र, शिक्षा तथा धर्म के क्षेत्रों में उपलब्धियों को नूतन एवं प्रभावशाली स्तर की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। न केवल सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से भी यदि हम उस दौर के इतिहास को देखें तो पुनर्जागरण एक नए समाज की रचना करता था जो कई मायनों में मध्य युग की सामाजिक पद्धति से बिल्कुल अलग था। पुनर्जागरण गिरजाघर के पादरियों से संबंधित नहीं था। इस काल की महान उपलब्धियां मुख्य रूप से भिक्षुओं और पुरोहितों के कार्य न होकर सामान्य लोगों के कार्य थे। इसके अलावा मध्ययुगीन गॉथिक और रोमन गिरजाघरों से संबंधित स्थापत्य विधाओं का स्थान क्लासिकी आदर्श से प्रेरित एक नई शैली ने ले लिया।
पुनर्जागरण से पहले यदि आप देखें तो लैटिन साहित्य का काफ़ी बोलबाला था, किंतु अब क्षेत्रीय भाषाओं को आधार बनाकर साहित्य रचा जाने लगा और जिन्होंने धीरे धीरे लैटिन की बराबरी का दर्जा प्राप्त कर लिया। इसके अलावा यदि हम देखें तो पुनर्जागरण काल में सामंतों अथवा जागीरदारों के किले और जागीर सामाजिक और आर्थिक जीवन के केंद्र नहीं रहे, बल्कि फ्लोरेंस, जो कि इटली का एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है, जहाँ दांते पैदा हुए, जहाँ बुखासियो पैदा हुए, फ्लोरेंस, मिलान, वेनिस और रोम जैसे धनी नगरों ने उनका स्थान ग्रहण कर लिया। तो ये पुनर्जागरण के आंदोलन की जो मुख्य परिभाषा थी, उसको लेकर हमने कुछ बातें आपसे साझा की हैं। 19वीं सदी में एक स्विस इतिहासकार थे जिनका नाम था जैकब बुरखाल्ट, और उन्होंने अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम था सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इटली, और उसमें उन्होंने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि पुनर्जागरण को आधुनिक संसार की प्रगति का प्रस्थान बिंदु माना जा सकता है। उन्होंने दलील दी कि उसके अनुसार पुनर्जागरण के दौरान मनुष्य ने सांसारिक जीवन के लिए अत्यधिक दिलचस्पी दिखाई, जो कि मध्ययुग में आप देखते हैं कि आदमी मरने के बाद क्या होगा, स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा, इसी के निमित्त वो चर्च के इर्द गिर्द उसकी सारी गतिविधियां सिमट कर रह गई थी। लेकिन आप जब पुनर्जागरण में प्रवेश करते हो तो मनुष्य जिस लोक में रह रहा था उसके प्रति रुचि उसमें दिखलाई दी और अपने भाग्य को स्वयं शक्ल देने की कोशिश की। उनके अनुसार ये दोनों विचार आधुनिकता की कुंजी थी। बुरखार्ट साहब कहते हैं, जैकब बुरखार्ट ने इसे कहा कि ये आधुनिकता की कुंजी थी, और बुरखार्ट ने पुनर्जागरण संस्कृति में अभिव्यक्ति, यथार्थवादी और व्यक्तिवादी गुणों को भी आधुनिकता की निशानी माना। पुनर्जागरण को यदि हम और तरीके से परिभाषित करना चाहें तो इसे हम यूँ भी समझ सकते हैं कि मनुष्य की बौद्धिक तथा कलात्मक क्षमता के उल्लेखनीय विकास तथा उसकी ओजस्विता के संवेग को दिया गया नाम है, जो यूरोप को मध्य युग से आधुनिक युग की दहलीज तक पहुँचाने में सहयोगी रहा और ये मानव जीवन की समस्याओं के प्रति मनुष्य के दृष्टिकोण व्यापक परिवर्तन लाने में सक्षम रहा। पुनर्जागरण प्राचीन ज्ञान पर आधारित पुनरुत्थान का काल था। इसका प्रसार पारंपरिक तरीकों से हुआ। यह काल नवीनताओं का युग था जिसमें बहुत अधिक नए ज्ञान का जन्म हुआ और जो आगे चलकर आधुनिक विचारधारा का आधार बना, जिसका प्रसार छापे खाने जैसे नए माध्यम से हुआ। पुनर्जागरण को लोग एक महत्वपूर्ण घटना से भी जोड़ के देखते हैं, वो थी ब्लैक डेथ। तो क्यों ब्लैक डेथ से इस पुनर्जागरण का क्या कोई संबंध है? किस तरह से ब्लैक डेथ ने यूरोप के आदमी को सोचने पर मजबूर कर दिया? वो कौन सी बातें थी ब्लैक डेथ की जिसके कारण उसको पुनर्जागरण से हम कनेक्ट कर पाते हैं? दरअसल 1347 से 1353 तक पूरे यूरोप में काली मौत यानी बुबुयन प्लेग से बड़ी मात्रा में वहाँ की जनसंख्या काल के मुंह में समा गई, काल कवलित हो गई। यूरोप की 60% आबादी उस प्लेग से मर चुकी थी, और जब बड़ी संख्या में लोगों को मरते हुए लोगों ने देखा, और ऐसे लोगों ने जो आध्यात्मिक क्षेत्र में डूबे हुए थे, उनको लगता था कि ईश्वर सब कुछ संभाल लेता। जब उन्होंने देखा कि लाखों की संख्या में लोग मर रहे हैं, लेकिन तो उनका दिमाग ये सोचने लगा कि नहीं, पृथ्वी पर मनुष्य की समस्याएं हैं और इस समस्याओं का निराकरण करने के लिए मनुष्य को ही आगे आना होगा। तो कहीं ना कहीं उनकी ईश्वर में जो आस्था थी वो डगमगाने लगी जब इतनी मौतें उन्होंने अपने सामने देखी। तो उस ब्लैक डेथ से जो आध्यात्मिक क्षेत्र में डूबा हुआ माना था वो सांसारिक होने लगा। इसीलिए इसको हम ब्लैक डेथ से जोड़ के भी देखते हैं। पुनर्जागरण की एक खास विशेषता थी मानववाद, जिसके जनक फ्रांसिस्को पेट्रार्क को माना जाता है। और आरंभिक मानववादियों में जो सबसे पहला नाम है वो पेट्रार्क का ही आता है, जिन्हें कई बार मानववाद का जनक भी कहा जाता है। पेट्रार्क ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर प्राचीन ग्रंथों को खोज निकालने का प्रयास किया। हालांकि पेट्रार्क यूनानी भाषा को सीखने के अपने प्रयास में पूरी तरह से सफल न हो सके, तथापि उन्होंने
अपने छात्रों को इस प्राचीन भाषा में प्रवीणता हासिल करने के लिए काफ़ी प्रोत्साहित किया। इस प्रकार से यूनानी भाषा के अध्ययन को प्रोत्साहित करके उन्होंने मानववादी ज्ञान का विकास किया। पेट्रार्क प्राचीन रोमन वक्ता सिसरो से काफ़ी प्रभावित था। सिसरो के उदाहरण का अनुसरण करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा के माध्यम से केवल चीज़ों की जानकारी और ज्ञान ही नहीं देना चाहिए, बल्कि यह भी सिखाना चाहिए कि किस प्रकार से व्यक्ति को अपने ज्ञान का संप्रेषण करना चाहिए और किस तरह से किसी व्यक्ति को अपने ज्ञान का इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए करना चाहिए। लियोनार्डो ब्रूनी एक अन्य प्रमुख मानववादी थे। वे फ्लोरेंस में पोप के सचिव और चांसलर रहे। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, जिनमें से पैनिजिरिक ऑन फ्लोरेंस, ऑन स्टडीज एंड लेटर्स प्रमुख थे। पोजियो ब्राचियोलिनी भी ब्रूनी की भांति ही फ्लोरेंस में पोप के सचिव और चांसलर थे। उन्होंने ऑन अवेरिस लालच तथा ऑन नोबिलिटी अमीर वर्ग पर नामक कृतियां लिखी। इसी तरह से हम देखें फ्रांसिस्को बारबेरो वेनिस के कुलीन पुरुष तथा ऑन मैरिज के लेखक थे। गियानोजो मनेटी फ्लोरेंस के कूटनीतिज्ञ तथा मनुष्य की गरिमा के रक्षक थे। इस तरह से हम देखते हैं तो हमें बहुत सारे मानववादी मिलते हैं और जिन्होंने कोशिशें की कि उस ग्रीक और रोमन साहित्य को जनता के बीच में लाया जाए। इसी कड़ी में कुछ स्त्रियां भी इस मानववादियों के वर्ग में शामिल हो गई, जिनमें सबसे प्रसिद्ध 4 मानववादी स्त्रियां हैं जिनका नाम लेना यहाँ पर उल्लेखनीय रहेगा। सबसे पहले थी ईसोटा नोगेरोला, 1418 से 1466 ईस्वी तक इनका जीवन रहा। ब्रैसियन लोरो सेरेटा जो एक चिकित्सक की पुत्री थी। वेनिस निवासी कसांद्रा फेडेले और ओलंपिया मोराटा ये फरारा के एक दरबारी मानववादी की पुत्री थी। तो यदि हम देखें तो स्त्री मानववादियों ने भी पुरुष मानववादियों की तुलना में बहुत से पत्र, कविताएं, निबंध और व्याख्यान लिखे और पुरुष मानववादियों के साथ मिलकर इटली के सांस्कृतिक जीवन को एक नया रूप प्रदान करने की उन्होंने कोशिश की। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस पुनर्जागरण आंदोलन के वाकई कारण क्या थे और इन कारणों को जानने के पीछे जब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पुनर्जागरण आंदोलन के मुख्य कारण क्या क्या रहे, तो जान पड़ता है कि पुनर्जागरण की आंदोलन की शुरुआत जो थी वो इटली की राजधानी रोम में शुरू होती है, लेकिन एक प्रमुख शहर फ्लोरेंस से इसकी शुरुआत मानी जाती है। फ्लोरेंस बहुत लंबे समय से व्यापारिक गतिविधियों का एक बहुत बड़ा केंद्र था और वहाँ पर धनाढ्य लोग रहा करते थे, जिसमें एक मेडिची फैमिली थी जो बैंकर्स थे और उन्हीं लोगों ने लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो जैसे लोगों को प्रश्रय दिया। पुनर्जागरण के आंदोलन का कारण जो सबसे पहला कारण था वो था पश्चिमी यूरोप के अन्य देशों की तुलना में इटली की पुरातन परंपरा अधिक मजबूत थी। ये पहला कारण हम मान सकते हैं। और दूसरा कारण था विचारों की स्वतंत्रता का माहौल, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इटली के अंदर बहुत लंबे समय से बहाल था। तीसरा था बैजेंटाइन तथा सार्वजनिक सभ्यता के साथ इटली के जीवंत संबंध थे और उत्तरी इटली की जलवायु बेहतर थी। यदि इटली के और हिस्सों की तुलना और यूरोप के और हिस्सों की तुलना आप करें तो उत्तरी इटली का जो जलवायु थी वो इन सबसे बेहतर मानी जाती थी। उत्तरी इटली के अधिकतर शहर नगरीय गणतंत्र थे और एक ऐसे छोटे शहरी प्रजातंत्र थे जिनकी शहरी सरकारों में व्यापक प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित थे। लेकिन इस समय के अधिकतर इतालवी शहर सामाजिक उपद्रवों, परस्पर विरोधी परिवारों और बड़े पैमाने पर प्रतिशोध की समस्याओं से घिरे हुए थे। बहुत से शहरों में कुछ पोप समर्थक, गुएल्फ तथा राजकीय समर्थक घिबेलाइन गुट किसी न किसी बाहरी शक्ति की सत्ता को पुनः स्थापित करना चाहते थे और ऐसा करते हुए वे अक्सर छोटे गृह युद्धों में उलझ जाते थे। स्थिति को सुधारने के लिए उच्च वर्ग अक्सर शहर के बाहर के एक मजिस्ट्रेट पोडेस्टा को थोड़े समय के लिए शासन करने तथा शांति स्थापित करने के लिए बुला लेते थे। अक्सर ये मजिस्ट्रेट भाड़े की सेना के नेता यानी कोंदोइत्रे होते थे और इस कारण से बहुत से मजिस्ट्रेटों ने इस अवसर का इस्तेमाल शहरों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया। पुनर्जागरण के आरंभिक वर्षों में यदि आप देखें तो इटली छोटे छोटे शहरों की पच्चीकारी के समान था, परंतु 15वीं शताब्दी के मध्य तक राजनीतिक परिदृश्य पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए 5 बड़ी राजनीतिक इकाइयों का उदय हुआ, जो थे फ्लोरेंस तथा वेनिस के गणतंत्र, मिलान की डची, पोप के राज्य और नेपल्स का साम्राज्य। ये कुछ खास बातें थी।
पोप और कुलीन वर्ग द्वारा कला और संस्कृति को संरक्षण। जहाँ तक पुनर्जागरणकालीन साहित्य की बात है तो इनको 3 चरणों में हम विभाजित करते हैं। पहला चरण जिसे हम त्रिशंतो कहा जाता है। त्रिशंतो के जो उत्कृष्ट साहित्यकार थे वे पेट्रार्क थे, जिन्होंने इतालवी पुनर्जागरणकालीन साहित्य का जनक भी कहा जाता है। पेट्रार्क के साहित्य में मध्ययुगीन मिजाज देखने को मिलता है। दांते की तुलना में उन्होंने भी टस्कन बोली का प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त वे मनुष्य की मुक्ति के लिए रास्ते के रूप में ईसाइयत में दृढ़तापूर्वक विश्वास करते थे और समय पड़ने पर एक भिक्षु की भांति तपस्या भी करते थे। उनकी विख्यात कृतियों में वे प्रेम गीत हैं जो उन्होंने अपनी प्रेसी लौरा के लिए लिखे थे। उनके इस प्रेम गीतों में 13वीं सदी के ट्रूबाडोर्स की शौर्ययुक्त प्रेम कविताओं की सुगंध आती है। ये प्रेम गीत मध्यकालीन प्रेम गीतों की तुलना में अधिक आवेगपूर्ण और मानवीय थे। इटली के पुनर्जागरण काल के एक और महान साहित्यकार हुआ जिसको इटालियन गद्य का जनक कहा जाता है, उसका नाम था जियोवानी बोकाचियो। और पेट्रार्क की तरह बोकाचियो भी फ्लोरेंस के निवासी थे। बोकाचियो की काव्यात्मक कल्पना के प्रेरणा के 2 प्रमुख स्रोत थे। पहला था नेपल्स, जो कि प्रभावशाली काव्यात्मक परंपरा का एक केंद्र था। यहाँ वे काफ़ी समय तक रहे और वहाँ की काव्यात्मक परंपरा से प्रभावित हुए। दूसरा, नेपल्स के एक नागरिक की सुंदर पत्नी के प्रति उनके उत्कट प्रेम ने भी उनकी काव्यात्मक कल्पना को काफ़ी प्रेरित किया। शुरुआती दौर की उनकी लगभग सभी रचनाएं, कविताएं और प्रेम कथाएं हैं जो उनके प्रेम की जीत और उत्पीड़न से संबंधित है। बोकाचियो की एक बहुत महत्वपूर्ण कृति है जिसका नाम था डेकोमेरॉन और जिसकी रचना उन्होंने 1353 ईस्वी के करीब की थी। डेकोमेरॉन 100 से भी अधिक कहानियों का संग्रह है। इनमें से कुछ कहानियों को संभवतः उन्होंने स्वयं गढ़ा है, लेकिन अधिकतर कहानियों को उन्होंने फैबुलॉक्स, बुक ऑफ 1001 नाइट्स तथा अन्य मध्यकालीन स्रोतों से लिया है। पुनर्जागरणकालीन साहित्य का जो दूसरा चरण था उसे कहा जाता है क्वाट्रोसेंटो। क्वाट्रोसेंटो युग के साहित्य में हमें कई बदलाव देखने को मिलते हैं। पहले इस चरण के में हम लातिनी भाषा के प्रति उत्साहयुक्त लगाव देखने को मिलता है। अब बहुत से लेखकों के द्वारा इताली भाषा को निकृष्ट भाषा माना जाने लगा, इन्फीरियर भाषा माना जाने लगा। इताली भाषा सुशिष्ट शैली तथा शिष्ट विचारों की अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं थी। दूसरा, इस चरण में हमें मानवीय अध्ययन की विस्तृत अवधारणा भी देखने को मिलती है। अब मानविकी केवल काव्य, व्याकरण, वाक्पटुता, साहित्य शास्त्र और नीति शास्त्र का ही पर्याय बनकर नहीं रह गई, अपितु इसमें अब उन सभी विषयों को भी शामिल किया गया जो मानव अध्ययन के उचित माध्यम माने जाते थे। तो ये द्वितीय चरण जो है वो क्वाट्रोसेंटो कहलाता है। और तृतीय चरण को कहा जाता है सिन्क्वेसेंटो। तो सिन्क्वेसेंटो यानी 1500 से 1550 ईस्वी के काल में इतालवी साहित्य का काफ़ी विकास हुआ। अब इताली भाषा को यूनानी और लातिनी भाषाओं के साथ बराबरी का दर्जा मिला। इसके अलावा क्लासिकी और आधुनिक प्रभावों को और अधिक परिपूर्णता के साथ मिश्रित कर दिया गया। इस चरण में 4 प्रकार के साहित्य, महाकाव्य, ग्वाल गीत जिसको पैस्टोरल पोइट्री कहते हैं, नाटक तथा इतिहास का काफ़ी विकास हुआ। जहाँ तक महाकाव्यों का प्रश्न है, इस काल के अत्यंत प्रतिष्ठित महाकाव्य लेखक लुडोविको अरियास्तो थे। उन्होंने ओरलांडो फ्यूरियासो नामक कृति की रचना की जो एक बहुत लंबी कविता है। ग्वाल रोमांसवादी काव्य देहाती वातावरण के साधारण जीवन का गुणगान करते हैं तथा कृत्रिम शहरी समाज की चिंताओं और कुंठाओं से मुक्ति तथा स्वर्णिम युग के सुख की ललक की अभिव्यक्ति इनमें होती है। इस काल के जो ग्वाल गीतों में जकोपो सन्नाजरो की कृति आर्केडिया बहुत प्रसिद्ध है। जहाँ तक नाटकों का प्रश्न है, इतालियों को नाटकों में कोई खास सफलता प्राप्त नहीं हुई। दुखांत नाटकों की अपेक्षा उनके सुखांत नाटक, खासकर व्यंग्यात्मक, ज़्यादा अच्छे होते हैं। इस काल के उत्कृष्ट सुखांत नाटककार निकोलो मैकियावेली थे जो कि अपने राजनीतिक दर्शन के लिए ज़्यादा विख्यात थे। जहाँ तक इतिहास की बात है तो इतिहास
एकमात्र धर्म विज्ञान का दृष्टांत सहायक ही नहीं रह गया, अपितु एक अलग विषय के रूप में उभरा। और ईसाई मत के अनुसार इतिहास केवल ईश्वरीय इच्छा तथा भाग्य का विवरण था, लेकिन मानववादियों ने इतिहास में मानवीय क्रियाओं और मानवीय इच्छाओं के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना था कि घटनाओं को एक शक्ल देने में मानवीय क्रियाओं की अहम भूमिका होती है। जहाँ तक चित्रकला और मूर्तिकला की बात है तो सैंड्रो बॉटिसेली फ्लोरेंस के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, नव प्लेटोवाद से प्रभावित थे। और लियोनार्डो दा विंची जो कि 1452 से 1519 तक जिनका समय है, उनकी 3 प्रमुख पेंटिंग रही हैं, द लास्ट सपर यानी अंतिम भोजन, वर्जिन ऑफ रॉक और ला जोकोंडा यानी मोनालिसा। उनकी 3 महत्वपूर्ण कृतियाँ थी। उसके बाद राफेल माइकलएंजेलो भी इसी पुनर्जागरण काल के प्रमुख चित्रकार हुए। माइकलएंजेलो ने पिएटा डेविड नामक मूर्तियों का निर्माण किया। लॉरेंजो गिबेर्टी एक अन्य महत्वपूर्ण मूर्तिकार थे। डोनाटेलो एक महत्वपूर्ण मूर्तिकार थे। लुई दे मोरेल स्पेन का एक प्रमुख चित्रकार था। अल ग्रेको एक और मूर्तिकार हुए जिनकी प्रमुख कृति पेंटिकास थी। स्पेनिश नाटकों में प्रसिद्ध नाटककार लोप दी वेगा था। उन्होंने लगभग 1500 सुखांत की रचना की। हम जानने की कोशिश हमने की कि कैसे कला में, स्थापत्य में और संगीत में पुनर्जागरण काल की जो एक प्रमुख विशेषता थी, मानववाद परिलक्षित होता है। जहाँ तक विज्ञान की बात है, आरंभक मानववादी कला एवं साहित्य में अधिक रुचि रखते थे, न कि विज्ञान में। परंतु विज्ञान के प्रति आरंभिक मानववादियों की इस रवैये के बावजूद भी 15वीं शताब्दी तक इटली के यूरोपीय पुनर्जागरण काल के वैज्ञानिक खोजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। आइए जानने की कोशिश करते हैं खगोल शास्त्र में किस किस तरीके के नए आविष्कार हुए। जहाँ तक खगोल शास्त्र का प्रश्न है तो इस काल के खगोल शास्त्र की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, अर्थात इस ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है। इस काल में सूर्य केंद्रित सिद्धांत का पुनरुत्थान हुआ और इस सिद्धांत को प्रमाणित भी किया गया। इस सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं था, अपितु इस सिद्धांत में कई लोगों ने योगदान दिया। वास्तव में इस सिद्धांत को मूल रूप से एक यूनानी खगोलशास्त्री एरिस्टार्कस ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बताया था, परंतु करीब 400 वर्षों बाद टॉलमी ने अल्माजिस्ट में भूकेंद्रीय सिद्धांत पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है को स्वीकार किया। तत्पश्चात करीब 12 सदियों से भी अधिक समय तक पश्चिम में टॉलमी का एक खगोलीय सिद्धांत मान्य रहा। लगभग 15वीं सदी के मध्य में कूशा के निकोलस ने टॉलमी के सिद्धांत को चुनौती दी। उसका तर्क था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित नहीं है। शीघ्र ही लियोनार्डो दा विंची ने यह बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। उन्होंने सूर्य के स्पष्ट परिभ्रमण को अस्वीकार किया। इसके पश्चात खगोलीय प्रेक्षण के आधार पर नहीं परंतु गणितीय आकलन के आधार पर इस सूर्य केंद्रीय सिद्धांत की पुष्टि निकोलस कोपरनिकस ने भी की। 1496 ईस्वी में कोपरनिकस पोलैंड से इटली दीवानी कानून और गिरजे के कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए थे। करीब 10 वर्षों तक उन्होंने बोलोनिया में खगोल शास्त्र, पादुआ में चिकित्सा शास्त्र, फेरारा में विधि शास्त्र का अध्ययन किया। कोपरनिकस नव प्लेटोवाद से काफ़ी प्रभावित था। उन्होंने हिसिस्टस, एरिस्टार्कस और अन्य विद्वानों के इस मत पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर घूमती है की जानकारी सिसरो, प्लूटार्क की रचनाओं से प्राप्त की और अंततः कोपरनिकस ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया कि विश्व का केंद्र सूर्य है न कि पृथ्वी, और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है अथवा तथा 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने किसी नवीन खगोलीय प्रेक्षण के आधार पर नहीं किया बल्कि गणितीय आकलन के आधार पर किया। और जहाँ तक पुनर्जागरण से संबंधित ये जो शब्दावली है, जैसे गॉथिक का हम प्रयोग करते हैं। गॉथिक एक प्रकार की स्थापत्य शैली थी, स्थापत्य कला की एक शैली जिसका उद्गम 12वीं शताब्दी के मध्य में फ्रांस में हुआ। बारोक आल्प्स के उत्तर में विकसित स्थापत्य कला की एक शैली है।
पुनर्जागरणकालीन साहित्य एवं कला के विकास कला को 3 चरणों में विभाजित किया जाता है: त्रिशंतो, क्वाट्रोसेंतो और सिंक्वेसेंतो। ट्रूबाडोर मध्यकालीन कवियों का एक ऐसा वर्ग था जो मुख्यतः दरबारी प्रेम के विषय पर कविताएं एवं गीत लिखते थे। फैबुलक्स मध्ययुगीन फ्रांसीसी कवियों की लघु कहानियां जो सामान्यतः अश्लील एवं हास्ययुक्त होती थी।